जय हिंद साथियों। शुरू करते हैं आज का नया सेशन, जिसमें आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा जो बहुत ही बेहतरीन है और मिडिएवल हिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाबर के प्रमुख अभियान। बाबर के प्रमुख अभियान या फिर आक्रमण। बाबर के प्रमुख अभियान या आक्रमण। आइए जानते हैं कि भारत में मुगलिया सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है, आखिर कैसे इसकी शुरुआत होती है और कब से ये चीजें बनती हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि भारत में बाबर जो था उसने मुगल सत्ता की स्थापना की। मुगल सल्तनत की स्थापना की शुरुआत अगर किसी को जाती है तो वो जाती है बाबर को। मुगल सल्तनत को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक 1526 से लेकर 1707 तक और एक 1707 से लेकर 1857 तक। 1526 से लेकर 1707 तक हम 6 राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर, जहांगीर और उसके बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब। इस तरीके से टोटल कितने शासक हो गए? 6 हो गए। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद में जो उत्तर मुगल काल होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो 1857 तक चलता है, उसमें हम टोटल 12 शासकों का अध्ययन करते हैं। वो उत्तर मुगल काल के वह कमजोर शासक होते हैं जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ढलते हुए मुगल काल के पतन में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ शक्ति अंग्रेज यानी कि कंपनी भारत में लगातार अपने वर्चस्व को बढ़ाती रहती है और मुगलिया सल्तनत को कमजोर करती रहती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाबर के प्रमुख अभियान एवं आक्रमण। बाबर के प्रमुख अभियान एवं आक्रमण। मैं फिर से टॉपिक यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के लिए। टॉपिक रहेगा बाबर के प्रमुख आक्रमण। तो तुरंत नोट कर लीजिएगा, पेन और अपने नोटबुक उठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1504। 1504 में बाबर को समरकंद से इसी के चाचा के द्वारा निकाल दिया गया और समरकंद से इसने अभियान किया, रुख किया काबुल का। तो अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, क्योंकि पूछा गया है कि बताइए बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था, तो आपका उत्तर होगा 1504। 1504 में काबुल पर अधिकार करने के बाद में अपने शासन को धीरे धीरे स्थापित करने लगा। उस समय भारत में लोदी वंश का शासन चल रहा था और फिर धीरे धीरे 1517 के बाद में अंतिम शासक आते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां, यानी कि आलम खां भी उसके खिलाफ था और उस समय पंजाब का शासक दौलत खां हुआ करता था। दौलत खां लगातार ये चाहता था कि वो किसी तरह से इब्राहिम लोदी को उसकी गद्दी से हटा दे, क्योंकि एक बार जब इब्राहिम लोदी का बिहार के शासक बहादुर खां के साथ में युद्ध हुआ, तो इब्राहिम लोदी ने पंजाब के शासक दौलत खां से मदद मांगी। ऐसे में पंजाब के शासक दौलत खां ने स्वयं ना आकर अपने पुत्र बहादुर खां को भेज दिया। अब जब बहादुर खां आया, इब्राहिम लोदी इस बात से नाराज हो गया कि आखिर मेरी बात का मान दौलत खां ने क्यों नहीं रखा। आखिर मैंने तो दौलत खां को बुलाया था, लेकिन उसने अपने बेटे बहादुर खां को भेज दिया। इस बात से नाराज होकर उसने दौलत खां के विरुद्ध अभियान करने का निर्णय लिया। इस बात से दौलत खां बहुत ज्यादा डर गया। तो ऐसा कहा जाता है कि दौलत खां ने बाबर को निमंत्रण दिया और कहा कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए और दिल्ली की सल्तनत से इब्राहिम लोदी को हटा दीजिए। कई कारण रहे हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन हम मेन बात करते हैं 1519। इसके बाद 1519 में बाबर ने एक भेरा का किला पड़ता है, इसको भोरा का किला भी कहा जाता है। भेरा का किला साल्ट रेंज पाकिस्तान में पड़ता है। साल्ट रेंज
पाकिस्तान। साल्ट रेंज का मतलब होता है ये एक पर्वत श्रृंखला होती है जो साल्ट रेंज पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में पड़ता है। भोरा का किला, इस पर अधिकार कर लेता है कौन? बाबर। अब 1519 में जैसे ही अधिकार करता है, लेकिन उसको वापस जाना पड़ता है। कहां पर? वो फिर से बैक हो जाता है और फिर से काबुल पहुंच जाता है। जैसे ही वो काबुल पहुंचता है, उधर पंजाब का शासक, जिसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया था, क्या था? दौलत खां। बोलो क्या नाम था? दौलत खां। बोलो क्या नाम था? दौलत खां। दौलत खां तुरंत मौके का फायदा उठाता है और तुरंत भोरा के किले को क्या कर लेता है? वापस अपने अंडर में ले लेता है। ऐसे में जब 1519 के बाद में फिर से वापस ले लेता है, तो 1520 में फिर से बाबर आक्रमण करता है और इस बार बाबर लाहौर के आसपास के क्षेत्र को जीत लेता है। लाहौर और प्लस पेशावर को जीत लेता है। पेशावर को जीतने के बाद जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहा होता है पंजाब की, फिर से अस्थिरता का माहौल हो जाता है काबुल में और उसको फिर से जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी कुछ उसी के जो अपने राज्य के लोग थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से काबुल की गद्दी को अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो राज्य के अंदर विद्रोह हो जाता है और इसलिए फिर से 1520 में बाबर को कहां लौटना पड़ता है? काबुल लौटना पड़ता है। ऐसे में फिर से एक बार दौलत खां लोदी इन क्षेत्रों को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब इस बात से बाबर बेहद नाराज हो चुका था कि बार बार दौलत खां लोदी अपने ही द्वारा कही गई बात पर काबिज नहीं था। हालांकि उसने बाबर के साथ में मित्रता का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो बाबर को कमजोर जान रहा था। लेकिन आगे क्या होता है 1520 के दोस्तों? 1520 के बाद में जैसे ही 1525 आता है, 1525 में सीधे बाबर अटैक करता है सीधे पंजाब पर। और उस समय अभी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि पंजाब का शासक कौन होता है? सीधे अटैक करता है पंजाब पर। अब बाबर ने सीधे आक्रमण किया पंजाब पर और पंजाब पर आक्रमण करने के बाद दौलत खां को अपने अंडर में ले लिया। दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया और दौलत खां की मिन्नतों के बाद पंजाब में ही दोबारा से शासन करने की अनुमति बाबर ने इसको दी, लेकिन यह शर्त रखी गई कि अब जो भी आगामी शासन किया जाएगा वो मेरे अंडर में रहकर किया जाएगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे कार्य करना पड़ेगा। मिन्नतों के बाद पंजाब को दौलत खां को ही वापस कर दिया गया और उसके बाद 21 अप्रैल 1526 में बाबर की एंट्री होती है और बाबर भारत में 1526 में एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बताइए, प्रश्न आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब संपन्न किया था, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में, जो बाबर और किसके खिलाफ हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ था। बोलिए किसके खिलाफ हुआ था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। ऐसे में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें हम लोग बात करेंगे। मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि इसमें बाबर के सेनापति, अगर मैं बात करूं बाबर के सेनापति, बोलो कौन थे? बाबर के सेनापति। तो बताइए निम्नलिखित में से बाबर के सेनापति कौन थे? मैं यहां से शुरू कर रहा हूं नई टॉपिक से। पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें मैं बात करूंगा बाबर के सेनापति की। तो बाबर का सेनापति था इसमें दोस्तों, जिसका नाम था, बाबर के सेनापति का नाम था मुहिब अली। क्या नाम था? मुहिब अली। ठीक है। और यदि बात की जाए कि तोपखाना किसके पास था, तो तोपखाना था अली कुली के पास में, अली कुली के पास में। और अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से इसमें उस्मानी पद्धति
उस्मानी पद्धति को अपनाया गया था और उस्मानी पद्धति में दो गाड़ियों के बीच में तोप को रखा जाता था। दो गाड़ियों को आपस में बांधकर तोप को सजाया जाता था। इस पद्धति को कहा जाता था उस्मानी पद्धति। और उस्मानी पद्धति के बाद एक दूसरी पद्धति थी तुगलुमा पद्धति। इन दोनों पद्धति को बाबर ने भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था। और तुगलुमा पद्धति के अंदर क्या होता था, सैनिकों को छुपा दिया जाता था, सैनिकों को छुपाया जाता था और जैसे ही एकदम मौका मिलता था तुरंत सैनिक एकदम से अटैक करते थे और विरोधी सेना को यह समझने का मौका नहीं मिलता था कि सैनिक आखिर आ कहां से गए। इन दोनों पद्धति के आधार पर पानीपत का प्रथम युद्ध जीता गया। बाबर ने सेनापति मुहिब था और तोफखाना अली कुली के पास था। उस्मानी पद्धति को अपनाया गया और तुगलुमा पद्धति को अपनाया गया। और दूसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, मैंने अभी आपको बताया है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और इसके प्रत्यक्षदर्शी थे दोस्तों, प्रत्यक्षदर्शी थे इसके गुरु नानक। यह भी प्रश्न परीक्षा में आया है कि बताइए पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? गुरु नानक थे। इस युद्ध को जीतने के बाद सिकंदर ने कलंदर की उपाधि धारण की। बोलो किसकी उपाधि धारण की? कलंदर की। और प्रत्येक काबुलवासी को इन्होंने एक चांदी का सिक्का दिया। बोलो किसका सिक्का दिया? चांदी का सिक्का दिया। तो प्रत्येक काबुलवासी को चांदी का सिक्का दिया। ठीक है, यह पानीपत की प्रथम लड़ाई थी जिसमें इब्राहिम लोदी रणभूमि में ही मारा गया। तो बताइए वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो रणभूमि में ही वीरगति को प्राप्त हो गया? तो वो था कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो गुरु नानक थे और कलंदर की उपाधि धारण की थी और प्रत्येक काबुलवासी को एक चांदी का सिक्का बाबर ने दिया था। लेकिन बाबर का शासनकाल 1526 से स्टार्ट होता है। अब अभियानों की बात चल रही है तो सेकंड में हम लोग बात करेंगे कि अगली अगर बात करें तो अगला ही युद्ध होता है खानवा का युद्ध। किसका युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। क्योंकि बाबर का शासनकाल तो भारत में मात्र 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, 4 वर्ष का, 1526 से 1530, लेकिन वो चारों के चारों वर्ष युद्ध से भरे हुए हैं, उसको आराम बिल्कुल भी नहीं मिला है। खानवा का युद्ध होता है और खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में होता है। 1527 में होता है। ऐसे में हम बात करते हैं कि खानवा के युद्ध किस किस के मध्य होता है। तो खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य होता है। राणा सांगा चित्तौड़ के महाराजा जयमल के सबसे छोटे पुत्र थे। और यदि बात की जाए कि चित्तौड़ में राणा कुंभा के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन शासक था राजपूताना में तो वो राणा सांगा थे। इनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था और ये अपनी एक पहचान के लिए जाने जाते थे, एक बहुत ही बलशाली और दमदार राजा के रूप में जाने जाते थे। राणा सांगा का वास्तविक नाम यदि आपसे पूछा जाए, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, वास्तविक नाम बोलो क्या बताया है मैंने? संग्राम सिंह। तो वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो संग्राम सिंह इनका वास्तविक नाम है। अब मैं प्रश्न करता हूं आप लोगों से कि बताइए खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किन किन लोगों ने दिया था। तो खानवा के युद्ध को जीतने के लिए राणा सांगा के साथ में थे, प्लस में एक तो राणा सांगा के साथ थे महमूद लोदी, और महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के छोटे भाई थे। इब्राहिम लोदी के भाई। और दूसरे थे एक मेवात के शासक थे, मेवात के राजा हसन शाह मेवाती। तो 2 लोग हो गए। अभी आगे बात करेंगे हसन शाह मेवाती। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर। इन्हीं का साथ देने वाले थे एक मेदनी राय, और इन्हीं का साथ देने वाले थे इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी।
आलम खां लोधी। ऐसे में इतने लोगों का साथ मिलने के बाद भी युद्ध को हार गए, उसका एक कारण रहा। उसका यह कारण रहा, हालांकि राणा सांगा इतने दमदार व्यक्ति थे कि इन्होंने बयाना के युद्ध में, यानी कि 27 से कुछ ही समय पहले 26 में ही जब पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत और खानवा के युद्ध के बीच में एक छोटी सी बयाना की लड़ाई होती है, जिसमें राणा सांगा की सेना राणा सांगा के साथ में मिलकर बाबर की सेना को हरा देती है। इस बात का बाबर को पता चल जाता है कि राणा सांगा ने जो मुझे बुलाने के लिए निमंत्रण दिया था और जो साथ देने की बात कही थी, उसने साथ नहीं दिया, बल्कि वो चाहता है कि मैं दिल्ली की सल्तनत को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन काबुल की भुखमरी मुझे दोबारा से नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली की सल्तनत चाहिए, ये बाबर ने कहा था। इसीलिए बाबर ने फिर राणा सांगा के साथ में युद्ध किया और राणा सांगा इतनी सारी शक्तियों को मिलने के बाद भी हार गया। इतिहासकार इस चीज को इस तरह से देखते हैं कि शायद पानीपत के युद्ध से राणा सांगा ने कुछ नहीं सीखा। राणा सांगा ने यह नहीं सीखा कि बाबर ने कैसे पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया, कैसे उसने उस्मानी पद्धति को भारत में लेकर आया जिसमें तोपों को गाड़ियों के बीच में सजाया जाता है, कैसे उसने तुगलुमा पद्धति के आधार पर सैनिकों को छिपाया। शायद जब हम किसी चीज को देखते हैं तो जरूर उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध से कुछ नहीं सीखा, इसीलिए इतना बलवान शासक होने के बाद भी बाबर से हार गया। इतनी सारी सेनाओं के साथ भी मिलकर उसकी हार होती है और बाबर की फाइनली जीत हो जाती है और चित्तौड़ का शासन भी बाबर को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं खानवा के युद्ध के बाद में अगला वाला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। बोलो किसका युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों अप्रैल 1528 में। 1528 में ये वाला युद्ध होता है बाबर के मध्य और बाबर के दूसरा वाला वर्सेस होता है, बाबर के सामने होता है मेदिनी राय। तो हम बात कर रहे थे अभी राणा सांगा के साथ में युद्ध की। राणा सांगा का साथ दिया था मेदिनी राय ने, जो चंदेरी का एक शासक था। चंदेरी बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, जहां पर महोबा और झांसी का क्षेत्र पड़ता है। वहीं पर चंदेरी एक किला है जो अपनी पहचान के लिए जाना जाता था, बहुत ही अभेद्य किला था, उसको जीतना चाहता था बाबर। ऐसे में मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था, यह भी एक नाराजगी थी। हालांकि राणा सांगा बाद में बहुत घायल हो गए थे और उनके स्थान पर राणा झाला को लड़ाया गया था और राणा सांगा जब युद्ध को हार गए, लेकिन उन्होंने हार अपने मन में नहीं मानी। जब बाद में फिर से उन्होंने युद्ध की रणनीति को बनाया तो उन्हीं के दरबार के कुछ मुख्य लोगों के द्वारा उनको जहर देकर मार दिया गया। इस तरह से एक बलवान शासक जो चित्तौड़ का शासक था वो राजपूत शासक नहीं रहा। आगे बात करते हैं बाबर और मेदिनी राय की। मेदिनी राय से चंदेरी के किले को जीत लिया गया बाबर के द्वारा और मेदिनी राय की दो पुत्रियों से विवाह किया गया बाबर के दो पुत्रों का, और ये दो पुत्र थे बाबर के, एक कामरान और दूसरा हुमायूं। मेदिनी राय से शर्त मंजूर कराई गई कि किला आपको वापस हो जाएगा, एक तो आपको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी और अपनी दो पुत्रियों से वैवाहिक संबंध रखने पड़ेंगे। किन किन के? कामरान और हुमायूं के। बोलो किसके पुत्र थे दोनों? बाबर के पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, हिंदाल, असगरी और हुमायूं। ठीक है, ऐसे में हम बात करते हैं चंदेरी के युद्ध के बाद में। दोस्तों ये तीसरे नंबर का युद्ध मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। पिछला वाला युद्ध था दूसरे नंबर का और इससे पिछला वाला युद्ध था पहले नंबर का। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। 4 नंबर पर एक और युद्ध होता है और वो होता है खानवा का युद्ध। बोलो किसका युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। बोलो कब होता है? 1529 में। ठीक है, 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानी सेनाएं मिलकर लड़ती है, क्योंकि जो बाद का वंश था जिसे हम लोदी वंश कहते हैं, लोदी वंश एक अफगानी वंश था जो दिल्ली की सल्तनत पर पहला अफगानी वंश था। उसमें इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार मिलकर लड़ते हैं और आपस में सभी के सभी बाबर के साथ में मिलकर लड़ते हैं। तो ये बाबर वर्सेस अफगानी
शासक। अफगानी शासकों के साथ में मिलकर लड़ा जाता है दोस्तों। अफगानी शासकों की इसमें हार हो जाती है और ये मात्र एक ऐसा पहला युद्ध होता है जो जल और प्लस स्थल दोनों जगह लड़ा जाता है। तो प्रश्न परीक्षा में आता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वह युद्ध या वह युद्ध मुगल सल्तनत का जिसमें जल और स्थल दोनों जगह लड़ाइयां हुई, तो वो कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध था, जो किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और अफगानी शासकों के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार भी मिलकर लड़े थे, लेकिन सबकी फाइनली हार हुई थी। इस तरह से जीत को हासिल करता हुआ बाबर ने पूरे दिल्ली पर कब्जा किया, आसपास के क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लिया और फाइनली वह 1530 में मर गया। उसने आराम बाग लगवाया था आराम करने के लिए आगरा में, लेकिन कभी आराम नहीं कर पाया। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि उस 1530 में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और उसके राज्य को अपने चारों पुत्रों में बांट दिया जाता है। हालांकि मुख्य दो ही पुत्र होते हैं, काबुल का जो शासन होता है वो कामरान को मिलता है और दिल्ली का शासन हुमायूं को मिलता है। बाकी असगरी और हिंदाल दोनों उसी के अंडर में काम करते हैं, उन्हें लाहौर का और राजस्थान के आसपास का क्षेत्र मिल जाता है। ऐसे में हम लोग बात कर रहे हैं, अब एक मुख्य पॉइंट यह है कि जब मैंने आप लोगों को खानवा का युद्ध पढ़ाया था तो उसमें वह जान गया था कि इसमें बहुत सारे शासक मिलकर लड़ रहे हैं, इसीलिए उसने अपने सैनिकों को एकजुट करने के लिए बाबर ने एकजुट करने के लिए एक नई रणनीति चलाई। उसने सभी के सभी सैनिकों की मदिरा को बंद कर दिया और इसने इस युद्ध को नाम दिया जिहाद का युद्ध। क्या नाम दिया? जिहाद का युद्ध नाम दिया। जिहाद नाम दिया। ऐसे में जिहाद जब नाम दिया तो जिहाद का मतलब होता है कि एक किसी भी काम को पूरे मन और लगन से करना ही जिहाद कहलाता है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों में हो या चाहे वो सही दिशा के क्षेत्रों में हो। आपने देखा होगा कि जब कुछ व्यक्ति एक ही मोटिव को लेकर काम करते हैं तो उनको अधिकांश व्यक्ति जिहादी कहते हैं, अर्थात किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बहुत लगन के साथ किया गया कार्य जिहाद के अंतर्गत आता है, चाहे वो आतंकवादी कार्य हो, अच्छा कार्य हो या फिर वो गलत कार्य हो। तो ऐसे में उसको पता था कि जिहाद का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसने कहा था कि खानवा का युद्ध हमें इनसे जीतना है और इसलिए उन्होंने अपने पूरे फोकस को लगाकर उसे जिहाद का नाम दिया और सभी के सभी सैनिकों ने एकजुट होकर इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी के सभी मुस्लिमों से टैक्स फ्री कर दिया गया और मदिरा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और फाइनली बाबर की जीत होती है। तो इस तरह से ये आज का थोड़ा छोटा सा सेशन बाबर का था दोस्तों। तो मिलते हैं नई क्लास में फिर से नए टॉपिक के साथ में। तैयारी को करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं। ओ यार।